हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट सक्सेस परिवार में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आप सभी को कि कल जो वीडियो डाला था 5 मिनट का, वो आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, अच्छे व्यूज़ मिले, अच्छी लाइक और अच्छे कमेंट। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छे लाइक किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज सब्सक्राइब कर लें और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी टीम जेलप्रेरी, वनरक्षक और अन्य एग्ज़ाम, पुलिस जैसे अन्य एग्ज़ाम या व्यापम के अन्य एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो अभी डाल रहे हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग दिव्यांशु सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। भारतीय इतिहास मध्य प्रदेश मैं खुद पढ़ाऊँगा। विविध और भारतीय संस्कृति शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, करेंट अफेयर्स, बाकी जो सब्जेक्ट है वो कुछ दिनों बाद आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। जो दूसरे टीचर्स हमारे हैं वो क्लासेस लेंगे। तो आज से मैं आपकी भारतीय इतिहास की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। आज अपन सबसे पहले भारतीय इतिहास की क्लास पढ़ेंगे। पहली क्लास रहेगी अपनी भारतीय इतिहास की। तो सबसे पहले अपन भारतीय इतिहास मतलब इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास में क्या क्या पढ़ा जाता है, इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इतिहास में कौन कौन से वंश या शासकों ने राज किया है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी चर्चाएं आज कर लेते हैं अपन। कल से अपन इतिहास की पहली क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूं स्लाइड के माध्यम से कि भारत का इतिहास, अगर इसकी बात करें भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास में जो अपना पहला पॉइंट रहेगा, जो अपन पहले पढ़ेंगे, वो रहेगा अपना पाषाण युग। पाषाण युग का जो समय है वो माना गया है 70,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,300 ईसा पूर्व तक का पाषाण युग का मतलब होता है पत्थरों का समय, क्योंकि अपन पत्थर को क्या बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं। तो पत्थरों का समय या पत्थरों के समय को अपन पाषाण युग के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट जो रहता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक अलग ही चैप्टर, एक अलग ही भाग है। इसका समय जो माना गया है वो 3,300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक का माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पढ़ते हैं वो सारी जानकारी आपको जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अंतर्गत आपको मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला चैप्टर जो आता है अपना, वो आता है वैदिक काल। वैदिक काल का अर्थ होता है कि ऐसा समय, काल मतलब होता है समय, तो ऐसा समय जिसका हमें वेदों से पता लगता है या वेदों के माध्यम से हमें पता लगता है, तो ऐसे समय को, ऐसे काल को अपन वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का माना गया है। वैदिक काल के बाद जहाँ से हर व्यक्ति, प्रत्येक टीचर जो रहता है वो पढ़ाना शुरू करता है कि इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है, फिर अपना भी वही शुरू करते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं वो, पहला होता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की शुरुआत जो होती है, हालांकि 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईसा पूर्व तक की मानी गई है। प्राचीन भारत के बाद पूर्व मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत क्यों एक चैप्टर मैंने नया जोड़ा है, उसकी जानकारी भी कुछ समय बाद में आपको देता हूँ। तो पूर्व मध्यकालीन भारत का समय जो है वो 240 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक का माना गया है। पूर्व मध्यकालीन भारत के बाद आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत मतलब ऐसा समय जो बीच की घटनाएं, जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के मध्य की घटनाएं, उसको अपन मध्यकालीन भारत में जानते हैं। और लास्ट चैप्टर जो आता है वो आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की शुरुआत 1762 से लेकर के 1947 तक मानी गई। ये समय रहा है जब अपना देश आज़ाद होता है, तब तक का पूरा समय जो रहता है वो आधुनिक भारत में माना जाता है। तो विद्यार्थियों में आपको बताना चाहता हूँ कि इतिहास का मतलब क्या होता है। अपन ये देख लिया है कि इतिहास में अपन पढ़ेंगे क्या क्या, इसके बाद अपन दूसरी चर्चाएं करेंगे। तो इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा समय जो बीत गया है, अभी तक का जितना भी बीता हुआ समय है, पूरे समय को अपन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। बीता हुआ समय कुछ भी हो सकता है, चाहे अपन अभी 2019 की बात करें या 2020 की। 2020 भी बीता ही गया है, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरा समय बिता दिया है।
इसलिए 2020 का समय पूरा बीत गया है और बीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपन कल तक की बात करें तो ये पूरा बीता हुआ समय जो है कोरोना वायरस तक का, ये भी एक दिन इतिहास बन जाएगा। इतिहास में अपन इसको पढ़ेंगे कि हम कोरोना वायरस से ग्रसित हुआ करते थे, कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन लगा था। तो ये सारी जो घटनाएं हैं एक समय के बाद इतिहास बन जाती हैं, तो इसी को इतिहास कहते हैं। चलिए तो अपन बात करते हैं पुराने इतिहास की। इतिहास का अर्थ होता है इतिदनहास, दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात बीता हुआ समय। ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय जिसमें अपन बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं, पुराने समय का अध्ययन करते हैं, उसको अपन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। 1947 जब अपना देश आज़ाद हुआ, तब तक का पूरा अपन जो समय पढ़ेंगे वो इतिहास में पढ़ेंगे और उसी में अपन आधुनिक भारत देखेंगे। चलिए तो अब अपन यहाँ से देखते हैं कि पाषाण युग। मैंने ही बताया कि अपन पाषाण युग पढ़ेंगे, तो पाषाण युग के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। अब अपन ने जो चैप्टर देखे थे पूर्व में, ये सारे जो चैप्टर देखे थे उसके पहले वाले ये सारे चैप्टर, तो ये सारे चैप्टर के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसकी बात अपन अभी करते हैं। तो ये सारे चैप्टर के अंतर्गत अब देखते हैं, पहला चैप्टर अपना था पाषाण। तो पाषाण युग का जो समय है मैंने आपको बताया 70,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,300 ईसा पूर्व तक का है। तो पाषाण युग के अंतर्गत अपन जो पढ़ते हैं संस्कृति वो होती है मेहरगढ़ संस्कृति। मेहरगढ़ संस्कृति का समय जो है वो 7,000 से लेकर के 3,300 ईसा पूर्व तक का माना गया है, ठीक है ना। मेहरगढ़ संस्कृति नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा साक्ष्य, पत्थरों के साक्ष्य यानी पाषाण के साक्ष्य जो है सबसे ज़्यादा अगर हमें मिले हैं तो मिले हैं मेहरगढ़ संस्कृति से, इसीलिए इसका नाम रख देते हैं मेहरगढ़ संस्कृति से, ठीक है। अब कोरोना संस्कृति एक नया नाम रख देंगे। कोरोना के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, कमेंट करके बताना। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दूसरा चैप्टर था अपना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना गया है वो माना गया है 3,300 ईसा पूर्व से लेकर के 1,700 ईसा पूर्व तक का। सिंधु घाटी सभ्यता में अपन चैप्टर का नाम इसलिए रख दिया है क्योंकि ऐसा माना गया है कि इसके सबसे ज़्यादा साक्ष्य, सबसे ज़्यादा खुदाई इस समय जो हुई थी वो सिंधु नदी के आसपास हुई थी। सिंधु नदी के पूरे आसपास के क्षेत्र को अपन सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत अपन जो पढ़ेंगे वो होता है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति का समय 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक का माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगला चैप्टर आता है अपना वो आता है वैदिक काल। वैदिक काल का समय जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का माना गया है। वैदिक काल का मतलब यह होता है कि ऐसा समय जिसका हमें पता वेदों के माध्यम से चलता है, ऐसा समय जिसका पता हमें वेदों के माध्यम से चलता है, वेद पढ़ के हमें उसकी जानकारी हासिल होती है, ज्ञात होती है, तो ऐसे समय को अपन वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को सरल पढ़ने के लिए, सरल तरीके से बनाने के लिए उसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ऋग्वैदिक काल, एक होता है ऋग्वैदिक काल जिसका समय होता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल जिसका समय होता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। इसके बाद इसके अंतर्गत ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी चैप्टर देखे अपन ने, चैप्टर के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे अपन वो देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। अगर वैदिक काल के बाद की बात करें अपन, तो वैदिक काल के बाद अब अपना यहाँ से शुरू होता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का जो समय है वो माना गया है 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईसा पूर्व तक का, यानी कि 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईसा पूर्व तक का जितना भी समय है वो पूरा समय प्राचीन भारत के अंतर्गत माना जाता है। और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर अपने को पढ़ने को मिलेगा वो होती है महाजनपद काल। महाजनपद काल आपको पता ही होगा कि महाजनपद काल, पहले अपने यहाँ जनपदें चलती थी, महाजनपदें चलती थी भारत में, तो 16 महाजनपद हुआ करती थी। 16 महाजनपद हुआ करती थी मुख्य रूप से, जो बड़ी महाजनपद हुआ करती थी। बाकी कुछ अन्य छोटी छोटी जनपद हुआ करती थी, कुछ मध्य प्रदेश में थी, कुछ उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर महाजनपद हुआ करती थी। तो इस प्रकार से 16 महाजनपदें थी। कहाँ कहाँ थी ये
सारी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? महाजनपद काल से। महाजनपद काल जो है वो 700 से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक का माना गया है। महाजनपद काल के बाद अपने को मिलता है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जो है वो अपने को 545 से लेकर के 320 ईसा पूर्व तक का मिलता है। 545 ईसा पूर्व से लेकर के 320 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो पूरा समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बीता था। इस समय मगध साम्राज्य ने शासक किया, मगध वंश के जो शासक थे उन्होंने यहाँ पे शासन किया और पूरा समय यहाँ पर बिताया था। इसके बाद अगला जो चैप्टर मिलता है आपको वो होता है मौर्य साम्राज्य। यहाँ पर सातवाहन साम्राज्य लिखा हुआ है मगर हमारे जो राइटर साहब हैं उन्होंने गलत लिख दिया, इसलिए इस पर ध्यान मत देना। अगला जो है वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य हुआ करता था प्राचीन इतिहास का, प्राचीन भारत का। मौर्य साम्राज्य में आपने नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे सबसे प्रमुख शासक हुआ करते थे। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रमुख चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सारे शासक जो प्रमुख थे उनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है 321 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक की। ये पूरा जो समय रहता है वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के बाद अगला जो समय होता है वो माना गया है शुंग साम्राज्य का। शुंग साम्राज्य का जो समय है वो 184 ईसा पूर्व से लेकर के 123 ईसा पूर्व तक का माना गया है। तो अभी जो है शुंग साम्राज्य का समय 184 से लेकर 123 ईसा पूर्व तक, और शुंग साम्राज्य के बाद अगला जो आता है वो आता है शक साम्राज्य। शकों ने भी यहाँ पर शासक किया था, शक आए थे, इनके बारे में बहुत अच्छा इतिहास पढ़ने को मिलता है अपने को। अपन सारा इतिहास इनके बारे में जानकारी पूरी पढ़ेंगे अपन बाद में अगली क्लास में। अभी अपन बात करते हैं शक साम्राज्य का समय। तो शक साम्राज्य का समय जो माना गया है वो माना गया 123 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक का। अब देखना यहाँ पे शब्द चेंज हो रहे हैं, शब्दावली चेंज कैसे हो रही है। मैं अभी तक 123 ईसा पूर्व बोल रहा था और अब बोल रहा हूँ 200 ईस्वी। अभी मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, अब मैं वापस ऊपर जाऊँगा। तो क्या अंतर होता है ईसा पूर्व और ईस्वी में? तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ऐसा समय जहाँ ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात की जाए। ईसा मसीह के जन्म के पहले की अगर बात की जाए तो उसे बोलते हैं ईसा पूर्व, और अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात की जाए तो उसे बोलते हैं अपन ईस्वी। ठीक है, तो ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है ये आपको ज्ञात होगा। अब शक साम्राज्य के बाद जो अगला साम्राज्य आता है वो आता है कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य माना गया है 60 ईस्वी से लेकर के 240 ईस्वी तक का। ठीक है ना, 60 ईस्वी से लेकर के 240 ईस्वी तक का जो समय माना गया है वो कुषाण साम्राज्य में माना गया है। तो प्राचीन भारत में अपने को इतना सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। इसके अंतर्गत विस्तृत रूप से जानकारी हमें अगले वीडियो में मिलती रहेगी। अब अगर अपन बात करें पूर्व मध्यकालीन भारत की, तो पूर्व मध्यकालीन भारत में पहला जो चैप्टर अपने को पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा अपने को चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य का समय 250 ईसा पूर्व से 1070 ईस्वी तक का माना गया है। ठीक है ना। उसके बाद गुप्त साम्राज्य 280 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का जो समय माना गया है वो गुप्त साम्राज्य में जितने भी गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, बहुत अच्छे शासक हुआ करते थे इनमें। तो ये गुप्त साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य अपने को मिलेगा 280 से 500 ईस्वी तक, 550 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य के बाद आता है पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य का समय जो है वो है 750 ईस्वी से लेकर 1174 ईस्वी तक का। उसके बाद प्रतिहार साम्राज्य का जो समय है वो 830 ईस्वी से लेकर के 963 ईस्वी, और राजपूत काल का समय जो है वो 900 से लेकर के 1162 ईस्वी तक का। ये इनके बारे में भी जानकारी दूंगा मगर कम जानकारी दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। मगर मध्यकालीन इतिहास में सबसे प्रमुख साम्राज्य जो रहेगा वो रहेगा हमारा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। बाकी क्वेश्चन तो बनते हैं मगर कम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वो इतने ज़रूरी नहीं है। मगर अपने को इसमें प्रमुख रूप से जो पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा अपने को गुप्त साम्राज्य प्रमुख रूप से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं।
तो पूर्व मध्यकालीन भारत अपन ने देखा, पूर्व मध्यकालीन इतिहास देखा भारत का अपन ने। इसमें अब बताया मैंने आपको कि इसमें प्रमुख रूप से जो पढ़ने को मिलेगा वो अपने गुप्त साम्राज्य पढ़ने को मिलता है। चलिए अगले अपन बात करें तो पूर्व मध्यकालीन इतिहास के बाद अगर जो अगला इतिहास आता है तो वह आता है अपना मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का जो समय है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1761 ईस्वी तक का माना गया है और इसमें प्रमुख रूप से जो है वो दिल्ली सल्तनत मानी गई है और दूसरा जो है वो मुगल साम्राज्य माना जाता है, मगर पहला शासक जो है वो दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इसका समय जो है वो 1200 से लेकर के या 1206 से लेकर के 1526 ईसा पूर्व तक का माना गया है। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक या कौन कौन से वंश थे, अपन उन वंश की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश जो है वो गुलाम वंश है। इसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन है, ये सारी अपन बातें जब विस्तृत रूप से करेंगे, जब अपनी क्लासेस आएंगी, इसके अलग अलग पार्ट आएंगे। अभी अपन सिर्फ चैप्टर देख रहे हैं, अपन सिर्फ देख रहे हैं कि अभी क्या क्या अपने को पढ़ना है इतिहास के अंतर्गत। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पढ़ेंगे अपन, पहला जो वंश होगा वो होगा गुलाम वंश और गुलाम वंश का जो समय है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक का माना गया है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश का जो समय है वो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक का माना गया है। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, या तुगलक वंश का जो समय है वो 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक का माना गया है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश का समय 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक का माना गया है। और सैयद वंश के बाद दिल्ली वंश का अंतिम वंश जो है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो है वो आता है लोधी वंश। लोधी वंश जो है ऐसा माना गया है कि लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है और यह 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। क्योंकि लोधी वंश खत्म होता है तो लोधी वंश के समाप्त होते ही साथ में दिल्ली सल्तनत भी समाप्त होता है और एक नए साम्राज्य की, एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें चाहे व्यापम की बात करें, एसएससी की बात करें, पीएससी की बात करें या कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो अभी तक बनते हैं वो मुगल साम्राज्य से बनते हैं। और मुगल साम्राज्य के बाद अगर अपन बात करें तो आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन भारत। तो इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल साम्राज्य और सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, ये सारे चैप्टर ऐसे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं इतिहास के। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर बार निकल के आते हैं और बनते ही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अभी सिर्फ आपको उतनी जानकारी दे रहा हूँ जो व्यापम, वन रक्षक, जेल प्रहरी या पुलिस, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। मैं अभी आपको पीएससी लेवल का नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पीएससी लेवल के पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और उसके लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस में मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अभी अपन सिर्फ छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो मुगल साम्राज्य, जब मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के बाद अगर अपन बात करें तो फिर अपना एक चैप्टर रह जाता है दक्कन सल्तनत या फिर दक्षिण साम्राज्य का। हालांकि बहुत से टीचर जो है वो दक्कन सल्तनत या दक्षिण भारत का साम्राज्य छुड़वा देते हैं, मगर कुछ कुछ खास साम्राज्य या फिर खास वंश ऐसे हैं जिनको अपने को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर अपन बात करें तो दक्कन सल्तनत में, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपन दक्कन सल्तनत या दक्षिण भारत का भी पढ़ेंगे अपन। इसमें कुछ खास वंश या साम्राज्य की बात करें दक्कन सल्तनत में तो बहमनी वंश, निजाम शाही वंश, राष्ट्रकूट वंश, होयसल वंश और काकतीय वंश, ये सारे वंश जो है वो दक्कन सल्तनत या दक्षिण सल्तनत में अपने को पढ़ने को मिलेंगे। इनका समय मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा जब इनके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे तब इनके साम्राज्य, इनके शासक और इनके समय की भी अपन बात करते चलेंगे। तो दक्कन सल्तनत में जो प्रमुख रूप से अपने को पढ़ने को मिलेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, वो है विजयनगर साम्राज्य और राष्ट्रकूट वंश। ये 2 वंश या 2 साम्राज्य की बात करें तो ऐसे हैं जहाँ से दक्कन सल्तनत से, दक्षिण साम्राज्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं।
इसके बाद अगर अपन बात करें इतिहास का अंतिम चैप्टर जो आता है अपना आखिरी चैप्टर की, अगर अपन बात करें तो वह आता आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की शुरुआत हालांकि 1762 से 1947 तक मानी गई है भारत में इसकी शुरुआत जो है 1700 से लेकर के मानी गई है। और अगर विश्व की दृष्टि से अगर देखें अपन तो विश्व की दृष्टि से आधुनिक भारत की शुरुआत जो है वो लगभग 1600 ईस्वी से मानी गई है। 1600 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है, मगर आधुनिक भारत की भारत दृष्टि से देख रहे हैं तो 1762 से लेकर 1947 तक इसकी शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक भारत में सबसे पहला साम्राज्य जो अपने को पढ़ने को मिलता है वो मिलता है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य मतलब मराठा शिवाजी जो हमारे प्रमुख रूप से रहेंगे। मराठा में शिवाजी का संभाजी, उनके बाद अन्य साम्राज्य शासक आते गए तो मराठा साम्राज्य पढ़ने को मिलेगा। इसका शासन या शासक का समय जो रहा है वो 1674 से लेकर के 1818 ईस्वी तक का माना। मराठा साम्राज्य के बाद जो अगला है वो हमारा है सिख साम्राज्य या सिख वंश। सिख वंश खत्म करना है ना, पूरा डिटेल मत बोलना, 800 वीडियो खत्म हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? इतिहास में हमें कितनी जानकारी मिलेगी, कितना अपने को पढ़ने को मिलेगा और इसमें क्या क्या जानकारी रहेगी इसमें। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि जिस प्रकार से आपने हमारे कल के वीडियो को प्यार दिया, लाइक किए, सब्सक्राइब किए और कमेंट किए, वो हमारे आगामी वीडियो और हमारे जितने भी टीचर्स लोग आपको पढ़ाएंगे, जितने भी टीचर्स के वीडियो आएंगे, हमारे वीडियो आएंगे, उसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ इजी टू सक्सेस में। जय हिंद, जय आरक्षक, धन्यवाद।